जय श्री कृष्णा दोस्तों। हम अपने कैपिटल गेन के लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं और आज के लेक्चर में हम समझेंगे कि सर राइट शेयर के केस में हमारी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी या फिर कैपिटल गेन उसमें कंप्यूट कैसे करेंगे। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं कि राइट शेयर है क्या। राइट शेयर बेसिकली कंपनी अपने एम्प्लॉय को दे देते हैं कि भाई आपके पास ये है, ये इतने शेयर्स हैं, ऐसा कर लेते हैं 5 शेयर के बदले हम आपको एक एलिजिबिलिटी दे देते हैं कि आप ये राइट है आपके पास कि आप हमारे शेयर्स खरीद सकते हो सस्ते दाम पे। मतलब कंपनी एक राइट दे देती है अपने एम्प्लॉय को कि आप हमारे राइट शेयर खरीद सकते हो, आप हमारे शेयर खरीद सकते हो कुछ कम दामों पे। तो लोग जिन जिन लोगों को ये राइट मिला है तो उनके पास दो ऑप्शन है, या तो वो राइट एक्सरसाइज करे, है ना, या तो वो राइट एक्सरसाइज कर ले भाई अपने शेयर्स खरीद ले अपने कम दामों पे, या फिर लोग क्या करते हैं वो राइट भी किसी को बेच देते हैं, राइट भी ट्रांसफ़र कर देते हैं। जैसे मान लेते हैं कि आप किसी कंपनी के एम्प्लॉई हैं, आपको कंपनी ने बोला देखो हम आपको एक राइट देते हैं कि आप हमारे शेयर ना जो मार्केट में 30 रुपये के मिल रहे हैं आप हमसे 15 रुपये पे ले सकते हो। आपने बोला नहीं मुझे शेयर्स नहीं चाहिए, तो आपके पास जो राइट है वो राइट आपने किसी और को ट्रांसफ़र कर दिया। तो जब सामने वाले को आपने ट्रांसफ़र कर दिया तो उसने आपको पैसे दे दिए, तो आप उस पैसे से उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या है, उस राइट की तो कॉस्ट है नहीं आपको, तो उस राइट वो राइट आपको फ्री में मिला है। तो उस केस में आपको जो भी राइट ट्रांसफ़र करने पे पैसा मिल रहा है वो पूरा का पूरा कैपिटल गेन मान लिया जाएगा। फिर जो व्यक्ति कल हो के उस राइट को एक्सरसाइज करता है और उस राइट के बदले उसको जो शेयर्स मिलते हैं तो उसकी दो कॉस्ट होगी, एक तो शेयर खरीदने की कॉस्ट और सेकंड उसने जो आपको पैसा दिया है राइट के बदले वो भी उसकी कॉस्ट मानी जाएगी। तो वही एक कॉन्सेप्ट है जो यहाँ पे लिखा गया। फॉलोइंग टू सिचुएशंस कैन अराइज इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ राइट शेयर्स। अगर राइट शेयर बेचा जाएगा, ट्रांसफर किया जाएगा तो दो सिचुएशन होंगे। पहला सिचुएशन या तो वो राइट एक्सरसाइज कर ले और अपने शेयर्स खरीद ले, या फिर वो राइट ही ट्रांसफ़र कर दे। तो पहला है राइट एंटाइटलमेंट विच इज़ रिनाउंस्ड बाय द असेसी इन फेवर ऑफ ए पर्सन। आपके पास राइट था, आपने वो राइट किसी और को दे दिया, तो आपको जो पैसा मिल रहा है वो सेल कंसिडरेशन हो जाएगी, माइनस करोगे आप कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, तो उस राइट का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन तो नील है ना, तो पूरा का पूरा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा। इन सच अ केस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज नील, राइट खरीदने के पैसे में लगे नहीं। हाउएवर इन सच अ केस द अमाउंट रियलाइज्ड बाय द ओरिजिनल शेयर होल्डर बाय सेलिंग हिज राइट एंटाइटलमेंट विल बी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इन द हैंड्स as the cost is taken as nil. The period of holding of the right entitlement will be considered from the date of offer made by the company to subscribe to shares the date when such right of entitlement is renounced by the person. तो जो होल्डिंग है, जिस दिन कंपनी ने राइट अनाउंस किया और जिस दिन उसने राइट बेच दिया वही पीरियड हो जाएगा उसकी शॉर्ट पीरियड ऑफ होल्डिंग। आगे चलते हैं। नाउ टू राइट शेयर्स परचेज बाय द पर्सन इन होज फेवर राइट एंटाइटलमेंट हैज़ बीन रिनाउंस्ड। मतलब अब आपने किसी राइट शेयर्स परचेज बाय द पर्सन जिसके फेवर में वो राइट शेयर हुआ है, जिसको राइट शेयर मिलने का राइट लेने का राइट मिला है, उस केस में क्या करेंगे, द कॉस्ट ऑफ इक्वल टू द परचेज प्राइस पेड टू रिनाउंसन ऑफ द राइट एंटाइटलमेंट प्लस अमाउंट पेड टू द कंपनी विच इज अलॉटेड द राइट से। मतलब ये कि मैंने आपसे पहले तो राइट खरीदा, फिर मैंने कंपनी से शेयर्स खरीदे, तो आपको जो पैसा दिया वो भी मेरी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो जाएगी, कंपनी को जो पैसा दिया वो भी मेरी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो जाएगी। यही सारे बातें इसमें लिखी गई है। अब हम देखने जा रहे हैं ट्रांसफ़र ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। ट्रांसफ़र ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग सेक्शन 50C। दिस सेक्शन इज एप्लीकेबल इफ़ द फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। ये सेक्शन कब एप्लीकेबल है? पहला, देयर इज अ ट्रांसफ़र ऑफ लैंड और बिल्डिंग, और बहुत ट्रांसफ़र किसकी हो रही है, लैंड की हो रही है, बिल्डिंग की हो रही है, या फिर दोनों की हो रही है। द असेट में भी लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट और शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट। असेट लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट भी हो सकती है और शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट भी हो सकती है। इट मे बी डेप्रिसिएबल और नॉन डेप्रिसिएबल असेट। डेप्रिसिएबल भी हो सकती है और नॉन डेप्रिसिएबल भी हो सकती है। The sale consideration is less than the value adopted or assessed by any authority of a state government for the purpose of payment of stamp duty in respect of such transfer। और आपने जो सेल कंसिडरेशन है वो जो किसी अथॉरिटी के द्वारा जो स्टैम्प प्राइस बनाई जाती है स्टैम्प ड्यूटी पे करने के लिए, उससे आपकी सेल कंसिडरेशन कम है। ऐसा क्यों रखते हैं दोस्तों? क्या होता है जब लैंड बिल्डिंग या ये सब बेचा जाता है तो जो उस एरिया का जो अगर एक्चुअल प्राइस होगा ना उस पर स्टैम्प ड्यूटी भी पे करनी पड़ती है। तो लोग क्या करते हैं,
एक्चुअल प्राइस नहीं दिखाते ताकि स्टैम्प ड्यूटी ज़्यादा ना पे करनी पड़े। तो इस केस में क्या करें ऐसे लोगों को पकड़ने के लिए, तो गवर्नमेंट अपना एक सर्कल रेट डिफाइन करती है कि भाई इस एरिया की प्रॉपर्टी का रेट ये है, तो वो तो एडॉप्ट करना ही पड़ेगा। कोई प्रॉपर्टी है, आप बेच रहे हो और आप बेचते टाइम बोल रहे हो, सामने वाला भी बोल रहा है यार नहीं नहीं आप पूरा अमाउंट मत दिखाओ सेल कंसिडरेशन, नहीं तो मुझे उस पर स्टैम्प ड्यूटी पे करना पड़ेगा, है ना। तो उस केस में आप बोलोगे ठीक है ऐसा करते हैं, मैं ना कम पे सेल कंसिडरेशन दिखा देता हूँ, बाकी मुझे कैश दे देना। लेकिन गवर्नमेंट कहती भैया ऐसा है, तुम कुछ ऐसा करोगे इसलिए हमने वहाँ का स्टैम्प ड्यूटी रेट या फिर एक सर्कल रेट डिफाइन किया, उसके हिसाब से तो माना जाएगा कि इतना तो सेल कंसिडरेशन है ही। ठीक है। नाउ if the above conditions are satisfied, the value adopted by the stamp duty authority shall be taken as a full value of consideration। जब भी आप सेल कंसिडरेशन को कम करने की कोशिश करेंगे तो स्टैम्प ड्यूटी अथॉरिटी के द्वारा जो वैल्यू डिटरमाइन की गई है वो मान लेंगे हम फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन या फिर सेल कंसिडरेशन फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटिंग कैपिटल गेन। हाउएवर फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन डिपेंड ऑन द अपॉन द फॉलोइंग सिचुएशन। लेकिन जो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन है वो सिचुएशन पे डिपेंड करेगी। क्या है एक्सेप्शंस, कुछ एक्सेप्शंस है। वेयर द असेसी क्लेम्स बिफोर द असेसिंग ऑफिसर दैट वैल्यू अडॉप्टेड बाय स्टैम्प ड्यूटी अथॉरिटी इज मोर देन द फेयर मार्केट वैल्यू बट ही हैज नॉट डिस्प्यूटेड और चैलेंज सच वैल्यूएशन अंडर द स्टैम्प एक्ट, देन टू पॉसिबिलिटी अराइज। अगर असेसी ये कहता है कि जो स्टैम्प ड्यूटी अथॉरिटी है वो जो वैल्यू ले रही है वो तो बहुत ज़्यादा ले रही है, फेयर मार्केट वैल्यू तो उसकी बहुत कम है, तो फिर आप क्या करोगे। ए फेयर मार्केट वैल्यू डिटरमाइंड बाय द वैल्यूएशन ऑफिसर, इफ इट इज लेस देन द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इज टेकन टू फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। जो वैल्यूएशन ऑफिसर है वो फेयर मार्केट वैल्यू डिसाइड करेगा और उसकी वैल्यू को हम, अगर वो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन से अगर कम है तो वही वैल्यू फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन ले लेंगे। मतलब ऐसे केस में जब असेसी ये बोलेगा कि स्टैम्प ड्यूटी अथॉरिटी ने जो वैल्यू ली है वो फेयर मार्केट वैल्यू से बहुत ज़्यादा है, सर मेरे साथ तो नाइंसाफ़ी हो रही है, तो वो बोलेंगे ठीक है ऐसा करते हैं वैल्यूएशन ऑफिसर को तुम्हारा केस रेफर कर देते हैं। अब वैल्यूएशन ऑफिसर जो फेयर मार्केट वैल्यू बताएगा अगर वो स्टैम्प ड्यूटी अथॉरिटी से जो डिटरमाइन किया था फेयर मार्केट वैल्यू अगर उससे कम है तो फिर तो इसी की जो वैल्यूएशन ऑफिसर के द्वारा जो वैल्यू ली जा रही है वही हम रख देंगे फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। अब देखते हैं स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन। इफ द फेयर मार्केट वैल्यू डिटरमाइंड बाय द वैल्यूएशन ऑफिस मोर देन द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन। अब वैल्यूएशन ऑफिसर ने तो और उल्टा कर दिया, स्टैम्प ड्यूटी ने जो स्टैम्प ड्यूटी अथॉरिटी ने जो वो लिया है फेयर मार्केट उससे भी ज़्यादा इसने निकाल दिया, तो फिर जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन वाला है वो ही मान लेंगे फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, फिर वैल्यूएशन ऑफिसर वाला नहीं मानेंगे। अब हम देखने जा रहे हैं कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ अनलिस्टेड शेयर्स इन अ कंपनी। अगर अनलिस्टेड शेयर्स को अगर बेचा जाएगा, अनलिस्टेड शेयर्स किसी भी कंपनी के अनलिस्टेड शेयर्स को बेचा जाएगा तो उसकी कंप्यूटेशन कैसे करेंगे। वेयर कंसिडरेशन फॉर ट्रांसफर ऑफ शेयर्स इन अ कंपनी अदर देन कोटेड शेयर्स इज लेस देन द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ सच शेयर्स, द फेयर मार्केट वैल्यू शैल बी डीम्ड टू बी द फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटिंग कैपिटल गेन। अगर अनलिस्टेड शेयर्स को बेचा जाएगा और अगर उसकी वैल्यू फेयर मार्केट वैल्यू से कम ली जा रही है तो जो फेयर मार्केट वैल्यू है वही मान लिया जाएगा कि इसकी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन है। अब हम देखने जा रहे हैं इस चैप्टर के बिल्कुल लास्ट फेज में पहुंच चुके हैं और वो है एग्जेम्पशंस अंडर कैपिटल गेन। कंप्यूट करना सीख लिया सारे, लेकिन अब कंप्यूटेशन के बाद हम देखते थे कि एग्जेम्पशन प्रोवाइड करते हैं। एग्जेम्पशन क्या है बेसिकली, एग्जेम्पशन ये है कि आपने जो कैपिटल एसेट बेचा उस पर आपको कैपिटल गेन हुआ, उस पर आप टैक्स नहीं देना चाहते हैं, आप उस पर टैक्स बचाना चाहते हैं, तो फिर गवर्नमेंट ने बोला ठीक है आप बचाना चाहते हो तो हमारे तरीके से जो सेक्शन 54 की सीरीज़ है उसमें जो जो हमने बताया है अगर वैसे वैसे आप अपने पैसे का इस्तेमाल कर लेते हैं, वैसे वैसे कैपिटल गेन को इन्वेस्ट कर लेते हैं, वैसे वैसे फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन को इन्वेस्ट कर देते हैं तो हम आपको एग्जेम्प्ट दे देंगे। तो अब वो कौन कौन से तरीके हैं, कौन कौन से जो इन्होंने रास्ते बता रखे हैं वो हम इसमें देखेंगे और एक एक सेक्शन देख लेंगे कि एग्जेम्पशन कौन से सेक्शन में किस कंडीशन पे दी जा रही है। अगर मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दूँ तो इन सेक्शंस में यही है कि अच्छा आपने घर बेच लिया तो एक काम करो आप एक घर खरीद लो, ठीक है, और ख़रीदने के बाद ना इसको 6 साल तक बेचना मत, 5 साल तक बेचना मत, ऐसी कंडीशन लगा देंगे। फिर उस केस में आप कैपिटल गेन से बच सकते हो, कैपिटल गेन पे टैक्स देने से बच सकते हो। एनी गेन्स अराइजिंग फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ फॉलोइंग असेट्स आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। क्या क्या है देख लेते हैं।
ट्रांसफर ऑफ रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी सेक्शन 54, एनी गेन इज एग्जेम्प्ट सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग। अगर आप रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करते हैं तो उस पर जो गेन होगा उस पर टैक्स नहीं देना, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। लेकिन कंडीशन क्या है, ये इंडिविजुअल और एचयूएफ को अवेलेबल है। रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी कैसी होनी चाहिए, जिसको आप बेच रहे हो वो लॉन्ग टर्म वाली होनी चाहिए। Assessee has purchased another residential house within 1 year before or within 2 years after the sale of original house or constructed another house within 3 years after the sale of original। मतलब ये कि आपने एक रहने वाले घर को बेच लिया जो लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट था। अब आप अगर कैपिटल गेन से बचना चाहते हो, कैपिटल गेन पे टैक्स देने से बचना चाहते हो, तो आप एक घर खरीद लो। या तो अभी 1 साल के अंदर अंदर खरीद लो, या फिर पिछले 1 साल में जो आपने खरीदा है वो भी कंसिडर कर लेंगे, या फिर 2 साल के अंदर अंदर कंस्ट्रक्शन कर लो जिस दिन आपने घर बेच दिया, या फिर 3 साल के अंदर अंदर, या फिर 3 साल के अंदर अंदर एक और घर, है ना, अनदर हाउस परचेज कर लो विद इन 2 ईयर आफ्टर सेल ऑफ ओरिजिनल सेल। मतलब ये कि पिछले जिस दिन आपने बेचा उससे पिछले 1 साल में अगर कोई घर खरीदा है तो वो ले लेंगे, उसके आगे के 2 सालों में कुछ घर खरीदा है तो वो भी ले लेंगे, लेकिन अगले 3 साल में अगर कोई घर बना रहे हो तो वो भी कंसिडर कर लेंगे और उसमें आप वो पैसा लगा दो। तो अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन इज इन्वेस्टमेंट इन न्यू असेट और लॉन्ग टर्म कैपिटल विच एवर इज लोअर। तो अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन क्या होगा, जितना भी आपने इन्वेस्टमेंट लगाया है और या फिर जितना भी आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन रहा है, विच एवर इज लोअर। दोनों में कम क्या है। Exemption is available if one residential house is purchased or construction in India. A taxpayer may sell 2 house properties and he may construct 1 house property for the purpose of availing the exemption। ये तभी exemption मिलेगा जब वो जो रेजिडेंशियल हाउस है परचेज किया गया हो और कंस्ट्रक्ट किया गया हो, ठीक है ना। एग्जेम्पशन तभी अवेलेबल है जब एक रेजिडेंशियल हाउस परचेज किया हो। तो मतलब ये कि अगर 2 प्रॉपर्टी भी बेच के, 2 रहने वाले घर को भी बेच के अगर एक रहने वाले घर में पैसा लगा देते हैं तो एग्जेम्पशन मिल जाएगी। एक और सेक्शन और स्कीम है वैसे बेसिकली ना, ये डिपॉजिट स्कीम। मतलब आप घर तो नहीं खरीद पा रहे, लेकिन आप एक डिपॉजिट स्कीम में उस कैपिटल गेन को इन्वेस्ट कर देते हैं या लगा देते हैं या डिपॉजिट कर देते हैं। तो इसमें क्या होगा, in case the assessee is not interested in purchasing or construction the house till the date of filing of return इनकम की रिटर्न फाइलिंग की डेट तक अगर असेसी इंटरेस्ट नहीं ले रहा है कि भाई मुझे घर खरीदना है, बनाना है, तो वो क्या करेगा, ही हैज़ टू डिपॉजिट द अमाउंट इन कैपिटल गेन डिपॉजिट अकाउंट स्कीम। वो कैपिटल गेन डिपॉजिट अकाउंट स्कीम में जाएगा, अपना पैसा जमा करवा देगा टिल द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम टू गेट द एग्जेम्पशन। और वो अगर कर देता है तो उसको एग्जेम्पशन मिल जाएगी। On the basis of this deposit, exemption under section 54 can be claimed। ऐस इस बेस पे, इस डिपॉजिट के बेस पे सेक्शन 54 में आप एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हैं। बट assessee हैज़ टू एक्चुअली withdraw the deposited amount and utilize this deposited amount within the prescribed time limit for purchasing or कंस्ट्रक्टिंग द हाउस। लेकिन असेसी को उस पैसे को निकालना पड़ेगा उस स्कीम से जो टाइम दिया गया उसके दौरान, और फिर एक नए घर में पैसा लगाना पड़ेगा। वो इसलिए दे दिया डिपॉजिट स्कीम का कि भाई इतना कम टाइम में आप नहीं फैसला कर पा रहे तो कोई बात नहीं, डिपॉजिट अकाउंट स्कीम में पैसा लगा दो, जमा कर दो, फिर एक ईयर प्रोवाइड कर देंगे या कुछ टाइम दे देंगे, इसमें तो अपने नए घर में पैसा लगा देना। In case the deposited amount is not fully utilized in purchasing or constructing the house when within eligible time limit, then the unutilized amount will taxable as a capital gain in the year in which the maximum time limit for making investment expired, 3 year of construction। मतलब अगर आप डिपॉजिट स्कीम में जो पैसा है उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं नए घर को बनाने में या फिर नए घर को खरीदने में, तो फिर आप का वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मान लिया जाएगा, जिस ईयर में 3 साल के अंदर अंदर आपको कंस्ट्रक्शन करना होता है। 3 साल की लिमिट जिस दिन एक्सपायर होगी उसके अगले साल में ये सारा का सारा कैपिटल गेन मान लेंगे, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपको याद रखना पड़ेगा। अब जो पढ़ा है हमने उस पर एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब आप इसको एक
इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है, इसको इग्नोर कर सकते हैं। और हमने एग्जेम्पशन का देख ही लिया है कि अगर विड्रॉल ऑफ एग्जेम्पशन, ये एग्जेम्पशन विड्रॉ कब हो जाएगा, जब नया सेट जो आपने क्लेम किया, एग्जेम्पशन इस क्लेम सेक्शन 54 इस ट्रांसफ़र, अगर ट्रांसफ़र कर देते हो 3 साल के अंदर अंदर, तो जो आपने शॉर्ट जो कैपिटल गेन लिया था वो यहाँ पे टैक्स हो जाएगा। 3 year of acquisition or construction exemption will even be taken back for calculating short term capital gain on transfer of new asset. Cost of acquisition will be calculated as original cost of acquisition minus exemption available under section 54। मतलब जब आप 3 साल के अंदर अंदर ही इस नए घर को भी बेच रहे हो, तो 3 साल के अंदर अंदर जो आपकी जो बेचोगे तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन करोगे ना, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से आप वो माइनस कर दो जितने की एग्जेम्पशन आपको मिली थी 54 में। आइए उस पर एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, तो उससे काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 1, एज्यूमिंग द असेसी हैज़ परचेज द प्रॉपर्टी ऑन मई 2020 फॉर ₹7 लाख, 7 लाख में परचेज किया है, किस लिए, ताकि 54 में उसको एग्जेम्पशन मिल जाए। इट शुड नॉट बी, अब वो कब है, 2020 है ना, तो 3 साल तक तो वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है, लेकिन वो क्या करता है, एक दिन पहले, 3 साल पूरे होने के एक दिन पहले ही वो ट्रांसफ़र कर देता है 9 लाख में। तो भाई 9 लाख में से 7 लाख जाएंगे, लेकिन 7 लाख में देखो आप एग्जेम्पशन उसने कितने का लिया था पहले। इन दिस केस इज द न्यू कैपिटल असेट ट्रांसफर विद इन 3 year फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन। तो 7 लाख से जो उसने जिस अमाउंट को उसने एग्जेम्पशन पहले लिया था, वो उस 7 लाख में से हम माइनस कर देंगे। तो इसमें देखो सेल है 9 लाख, इंडेक्सेशन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 7 लाख, उसकी कॉस्ट जो एग्जेम्पशन भी उसने 7 लाख का ही लिया था, और 7 लाख उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन थी, ठीक है, जितने का उसने कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है उतने का ही उसने एग्जेम्पशन लिया था, तो 7 लाख माइनस 7 लाख नील हो जाएगा, तो पूरा का पूरा जो 9 लाख है ना, वो उसका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, सेक्शन 54B, सेल ऑफ लैंड यूज्ड फॉर एग्रीकल्चरल पर्पस। अगर ऐसा लैंड जिसको सेल किया जा रहा है वो एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए यूज हुआ है, ये उनके लिए नहीं है, वो वाले एग्रीकल्चरल लैंड की बात नहीं हो रही जो म्यूनिसिपैलिटी 10,000 की पॉपुलेशन 2 किलोमीटर 6 किलोमीटर 8 किलोमीटर, वो तो पूरा का पूरा कैपिटल एसेट ही नहीं मान रहे थे। ये यहाँ पे है कि एग्रीकल्चरल लैंड है और म्यूनिसिपैलिटी के दायरे में है, मतलब रूरल एरिया या अर्बन एरिया की बात यहाँ पे नहीं हो रही है, चाहे वो अर्बन हो या रूरल हो। अगर उस लिमिट से बाहर है, जो कैपिटल एसेट जिसको हम बोलते हैं ये कैपिटल एसेट नहीं है, उससे अगर बाहर है तो क्या करेंगे। तो दोस्तों ये आगे की जो हमारे एग्जेम्पशंस वाले कुछ टॉपिक्स रह गए हैं वो करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स।